क्वेश्चन को ध्यान लगा के समझना है और इसको प्रैक्टिस करके अधिक से अधिक दिनों तक याद रहे। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए कि आपके पास कंसेप्ट चला आया, रटने की जरूरत नहीं है। चलिए, रक्त पर आवेश पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या आया, रक्त पर आवेश पाया जाता है। रक्त पर कौन सा आवेश पाया जाता है उसको देखना है। तो रक्त पर आवेश पाया जाता है, ये ध्यान दीजिए कि रक्त पर कौन सा आवेश पाया जाता है। तो यहाँ से देखिए, रक्त पर आवेश पाया जाता है तो कौन सा आवेश रहता है, इसको पहले रक्त को समझिए। रक्त का घटक जो होता है क्या क्या किससे किससे मिलके बना होता है, तो हेपरीन से मिलके बना रहता है। किससे? हेपरीन। इस पे माइनस आवेश होता है। और हीमोग्लोबिन, ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन और प्रोटीन, तो ये सब पे प्लस आवेश रहता है। ध्यान रखना है, रक्त में जो घटक रहता है, अवयव रहता है, उसमें माइनस आवेश वाला भी रहता है, प्लस आवेश वाला भी रहता है। तो ये पाया जाता है लाल रक्त कोशिका में। लाल रक्त कोशिका में, अंदर में, कोशिका के अंदर में पाया जाता है हीमोग्लोबिन और प्रोटीन, लाल रक्त कोशिका के अंदर में। और ये पाया जाता है लाल रक्त कोशिका के पृष्ठ पर, सरफेस पर, ऊपर में। तो ऑल ओवर अगर जो गिनती करते हैं तो रक्त पर ऋणात्मक आवेश होता है। रक्त के अंदर में दोनों तरह का आवेश होता है, लेकिन फाइनल आवेश माना जाता है क्या, कि रक्त पर हेपरीन के कारण माइनस आवेश आता है। तो रक्त पर कौन आवेश पाया जाता है, तो ऋणात्मक आवेश। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण है। और द्रव स्नेही कोलाइड जो होता है अस्थायी होता है, अस्थिर रहता है, मतलब टूटता नहीं है। उसका मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण उसमें आवेश पाया जाता है। इसलिए दोनों आवेश के कारण, प्लस माइनस आवेश के कारण उसमें आकर्षण होता है, विशेष आकर्षण होता है। इसलिए ये अस्थायी होता है, अस्टेबल होता है। अस्टेबल मतलब आसानी से टूटने वाला नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। भौतिक अधिशोषण में कितना ऊष्मा उत्सर्जित होता है वो ध्यान देना है। तो किलो जूल प्रति मोल, ऊष्मा उत्सर्जित का जो मात्रक दे दिया किलो जूल प्रति मोल, तो यहाँ 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। जब भौतिक अधिशोषण होता है तो उसमें जो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो कितना होता है, तो 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं कि 26 क्या है, ध्यान देना है। चलिए 26, शीत कक्ष। शीत कक्ष को हम लोग एसी भी बोल सकते हैं, एयर कंडीशनर। देखिए यहाँ नाम आया एयर कंडीशनर। अभी गर्मी में जिसको पैसा का गर्मी रहेगा वो एयर कंडीशनर लगाता है। पैसा का गर्मी जिसको रहता है वो घर में एयर कंडीशनर लगाए, उसी को हम लोग प्योर हिंदी बोलते हैं शीत कक्ष, मतलब ठंडा रूम, मतलब ठंडा करने वाला मशीन। तो उसको एसी, एयर कंडीशनर हिंदी में बोलते हैं। तो इस शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक, उसमें कौन उत्प्रेरक रहता है, तो याद रखिएगा N2O। शीत कक्ष में कौन उत्प्रेरक, N2O, N2O, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक, मतलब कौन वैज्ञानिक उत्प्रेरक का व्याख्या किया था, तो उत्प्रेरक का व्याख्या बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक किए थे। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, कंसेप्ट इसमें कुछ नहीं है, ये तो याद करना कि कौन बताया था। तो उत्प्रेरक का सबसे पहले बारे में बताने वाला कौन था, बर्जीलियस। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए।
निम्न में से धन आवेशित सॉल का उदाहरण है। धन आवेश वाला सॉल, सॉल सॉल मतलब कोलाइड विलयन, सॉल कोलाइड विलयन का उदाहरण। तो निम्न में से धनावेशित सॉल कौन होता है? तो जिलेटिन। जिलेटिन जो होता है कैसा होता है? धन आवेश वाला कोलाइड विलयन होता है, सॉल होता है। क्लियर? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 29 भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। देखिए कितना मस्त प्रश्न है। भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। तो भौतिक अधिशोषण की क्रिया जो होती है कक्ष ताप पर होता है, मतलब कमरे के ताप पर। कमरे का ताप पर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है उस ताप पर होता है। तो भौतिक अधिशोषण की क्रिया किस ताप पर? कमरे के ताप पर होता है। चलिए 29 हो गया। 29 प्रश्न हम लोग देखें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट 30 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा यहाँ पर क्या है? चलिए स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन, इसको समझना है। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, प्रश्न क्या है। 30 में क्या? निम्न में से द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण। द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण। तो यहाँ पर जिलेटिन, अगर जो गोंद रहता तो गोंद भी आंसर होता है द्रव स्नेही का। द्रव स्नेही का आंसर गोंद भी होता है, लेकिन ऑप्शन यहाँ नहीं है। जिलेटिन भी क्या है? द्रव स्नेही कोलाइड है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? जिलेटिन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यहाँ पर एक ग्राफ आया है। x, y, m तथा p के मध्य वक्र कहलाता है। तो पहले इसके बीच में जो समीकरण है वो क्या है वो जान लीजिए। यहाँ पर देखिए आप लोग को बताते हैं समीकरण को। तो x, y, m बराबर होता है, x, y, m बराबर एक समीकरण होता है k इंटू पी पे पावर 1/n। अब यहाँ ग्राफ खींचेंगे कि x अक्ष पर रखेंगे x, y, m और इस पे रखेंगे p। तो ये ग्राफ एक इस तरह से वक्र आता है। तो इस समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर यही कह रहा है कि x, y, m एवं p के मध्य जो वक्र क्या है, ये जो वक्र ग्राफ खिंचाया इसको क्या बोलते हैं? तो इसमें देखिए टेम्परेचर कहीं पर नहीं है, t का कहीं जिक्र नहीं है, मतलब ताप इसमें नियत रहता है। ताप इसमें क्या रहता है? नियत रहता है। तो देखिए समतापी शब्द आया है। वक्र मतलब ग्राफ, वक्र का अंग्रेजी होता है क्या? ग्राफ। तो इसमें ताप नियत रहने वाला ये ग्राफ ऐसा है जिसमें ताप क्या रहता है? समान रहता है। इसको बोलेंगे अधिशोषण समतापी वक्र। इस ग्राफ को बोलेंगे, ये समीकरण याद रखिएगा कि इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं अधिशोषण समतापी वक्र। क्योंकि इसमें टेम्परेचर क्या रहता है? नियत रहता है, नहीं बदलता है, समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग ले चलते हैं। आप लोग मेहनत कीजिए, अभी भी समय है। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप कसम खाइए, वादा कीजिए अपने आप से कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, मेरे मेहनत के साथ, मेरे कदम के कदम साथ मिला के चलना पड़ेगा। हमसे ज़्यादा मेहनत आप कीजिए। तो कोलाइड सॉल क्या है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? कोलाइड सॉल क्या है? तो कोलाइड सॉल जो होता है वो विषमांगी सॉल होता है। कैसा सॉल होता है? विषमांगी सॉल होता है। तो विलयन दो प्रकार के होता है, एक होता है समांगी विलयन, तो जो वास्तविक विलयन होता है वो समांगी विलयन होता है, और जो कोलाइड विलयन होता है वो क्या होता है? विषमांगी विलयन। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगर यही वास्तविक विलयन बोलता तो ये समांगी हो जाता। क्या हो जाता? समांगी हो जाता। चलिए 32 तक हम लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, चलिए मजा आएगा, मजा लीजिए।
क्वेश्चन का और उसके आंसर का। क्या कह रहा है? साबुन ग्रीस को, मतलब कपड़ा में कोई कपड़ा है, रुमाल है, इसमें ग्रीस लग गया, इसमें क्या लग गया? ग्रीस का ये दाग लग गया है। तो साबुन उसमें लगाते हैं तो वो उसका दाग छूट जाता है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? साबुन जो है वो ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? मतलब कपड़ा में ग्रीस लग गया है, ग्रीस का दाग लग गया है, तो साबुन से इसको साफ करते हैं, रगड़ते हैं, तो ये ग्रीस निकल जाता है, कपड़ा साफ हो जाता है। तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा साफ होता है वो जानना है, उस प्रक्रिया का नाम बताना है। तो यहाँ पर आप लोग को यही कंसेप्ट लेके इस प्रश्न के बारे में समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए साबुन जो है जब इसमें लगाएंगे ठीक इस कपड़ा पे, तो जल भी होना चाहिए। जल के बिना साबुन कार्य नहीं करेगा। जल के बिना साबुन जो है अपना काम सफाई का नहीं कर सकता है। तो पानी के साथ साबुन लगाएंगे तो झाग बनेगा। अब उसी झाग में ग्रीस जो है बसा वाला पदार्थ है। देखिए समझिए कंसेप्ट को, मतलब तेल वाला पदार्थ है। ग्रीस में तेल की मात्रा होती है, बसा होती है। अब ये तेल जो है जल के साथ मिलके इमल्सन बनाता है। क्या बनाता है? इमल्सन। इमल्सन बन के अलग हो जाता है। फिर से समझिए तब मजा आएगा। कंसेप्ट को समझिए। देखिए कहाँ से कहाँ प्रश्न जुड़ाता है। कह रहा है कि ये कोई रुमाल है, कपड़ा है, इसमें ग्रीस लग गया है। अब इसमें साबुन लगा के ये ग्रीस को साफ करते हैं, तो कैसे काम होता है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो उसी कंसेप्ट को समझना है। आंसर 1 का बी, 1 का सी, वैसा तो बहुत सा वीडियो आप लोग देखे होंगे, लेकिन कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन के साथ बतलाते हैं ताकि कभी भी आपको आंसर में कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए करता क्या है, साबुन जब भी काम करता है तो जल के साथ, जल के बिना साबुन काम नहीं करेगा। आप लोग भी घर में देखते होंगे कपड़ा की सफाई या शरीर की सफाई करते हैं तो साबुन पहले पानी लगाते हैं तब ये साबुन काम करता है। बिना पानी के साबुन लगा लीजिएगा तो शरीर की सफाई या कपड़ा की सफाई नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अब जो ग्रीस लगा हुआ है, ग्रीस क्या है? बसा है, मतलब तेल वाला पदार्थ है। तो ये तैलीय पदार्थ जल में जाके घुल जाएगा। जल में घुल के वो झाग बन के अलग हो जाएगा। तो जल में तेल का घुलना, जल में तेल का मिलाना क्या होता है? इमल्सन बनता। क्या बनता? इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इमल्सीकरण। का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, इमल्सीकरण। चलिए कितना मजेदार प्रश्न घुमा के पूछता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। इमल्सन क्या है? जल में तेल को मिलाते हैं तो इमल्सन है। उत्प्रेरक एक वस्तु है। उत्प्रेरक क्या है? एक वस्तु है जो क्या करता है? तो ये क्या है? साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को क्या करता है? कम करता है। तो ये ध्यान रखना, याद रखना है। क्या उत्प्रेरक का काम क्या है? साम्य अवस्था को प्राप्त करने के समय को क्या करता है? कम कर देता है। तो आंसर यहाँ सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में ठोस समुदाय कौन है? मतलब ठोस में ठोस मिला के कौन सा समुदाय बनता है? तो धुआं जो है गैस है, ठोस में गैस मिला हुआ है। केक जो है ठोस में द्रव मिला हुआ। तो ठोस में ठोस कौन है? तो संश्लेषित जेम। संश्लेषित जेम जो होता है ठोस में ठोस समुदाय कहलाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। अब इसको जूम करते हैं तो आपको आसानी से समझ में आए। चलिए 36 आ गया। ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन सामने आ गया है। अब आप लोग को कंसेप्ट समझने के लिए तैयार हो जाना है।
क्या कह रहा है, ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए लॉग एक्स बाई एम और लॉग पी के बीच रेखीय ग्राफ। तो पहले देखिए इसका समीकरण लिखते हैं कि क्या होता है। तो एक्स बटे एम बराबर होता है के इंटू पी पे पावर 1/n। इसी को लॉग के रूप में समीकरण बनाएंगे तो ये हो जाता है लॉग एक्स बाई एम बराबर 1/n लॉग पी अब प्लस लॉग के। तो ग्राफ होता है बाई बराबर एम इंटू एक्स अब प्लस सी यम, यही यम ढाल का है। तो आप देखिए ग्राफ जब खिंचाता है ये बाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया। तो बाई एक्स अक्ष पर हमारा क्या है, लॉग पी है, लॉग पी है, ध्यान से समझिएगा। और बाई अक्ष पर क्या है, लॉग एक्स बटे एम है। ठीक, अब ग्राफ इसका जो खिंचाता है सी के पॉइंट से, तो सी क्या है, लॉग के है, तो लॉग के से ग्राफ खिंचाएगा। तो इसका ढाल क्या है, तो बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, यम जो होता है वो ढाल। तो यम का मान क्या है, 1/n है। यम का मान क्या है, 1/n। आंसर नंबर डी होगा। इसका ढाल क्या हो जाएगा, 1/n होगा। आप इस समीकरण को देखिए, बाई बराबर एम इंटू एक्स प्लस सी। तो बाई बराबर क्या, एक्स बटे एम, यम का मान 1/n लॉग पी प्लस लॉग के। क्लियर। यहाँ पर अंतःखंड पूछता तो आंसर हो जाता लॉग के। लॉग के जो है इंटरसेप्ट है, अंतःखंड है। लॉग के जो है अंतःखंड इंटरसेप्ट यहाँ पर कह रहा है, लेकिन ढाल बोल रहा है, ढाल मतलब स्लोप। तो क्या हो जाएगा, 1/n, आंसर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो अधिशोषण जो होता है, अधिशोषण मतलब क्या, किसी पृष्ठ पर ऊपर में जमा होना, किसी पदार्थ के पृष्ठ पर छोटे छोटे कण। तो ये पृष्ठीय घटना है, इसको क्या बोलते हैं, पृष्ठीय घटना। क्वेश्चन नंबर 38। अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा क्या कहते हैं। देखिए कितना आसान प्रश्न है। अधिशोषण में मतलब अधिशोषण के क्रिया में जो मुक्त होता है, मतलब निकलता है ऊर्जा, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अधिशोषण ऊर्जा। देखिए ऑप्शन में दे रहे हैं अधिशोषण ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 39। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव को कम करता है उसे कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव को कम करता है, तो पृष्ठ तनाव को कम करता है साबुन, डिटर्जेंट, साबुन डिटर्जेंट मतलब साबुन सर्फ जो है वो पृष्ठ तनाव को कम करता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग पृष्ठ सक्रिय कारक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठ सक्रिय कारक, मतलब पृष्ठ के ऊपर काम करने वाला, पृष्ठ को कम कर रहा है मतलब पृष्ठ को ऊपर काम करने वाला। तो इसको क्या बोलते हैं, पृष्ठ सक्रिय कारक। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखे। क्वेश्चन नंबर क्या देखे, 39। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देखिए आ गया स्क्रीन पर। आप लोग ध्यान लगाइए कि क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है उसको कंसेप्ट के साथ समझिए। चलिए 40, चलिए आगे क्वेश्चन समझना है 40 क्या है। चलिए ऑन द स्क्रीन फोकस कीजिए कि क्या है छोटू। कोलाइड विलयन की कौन सी अवस्था कुहासा में होती है। आप लोग कुहासा देखे होंगे ठंडी के दिनों में, जनवरी में, दिसंबर में, सुबह सुबह जब क्लास निकलते होंगे तो कुहासा रहती होगी। तो रोड पर कुहासा जो रहता है उसमें मान लिया जाए कुहासा में आप साइकिल चला के आ रहे हैं तो बाल भीग जाता है, मतलब द्रव की मात्रा भी रहती है और वो आसमान में उड़ रहा है, मतलब ऊपर की ओर उड़ता है। तो इसका मतलब गैस है, ऊपर उड़ रहा है तो इसका मतलब उसमें गैस भी है और उसमें पानी की भी मात्रा रहती है, दोनों चीज रहती है। तो कुहासा में क्या रहता है, द्रव भी रहता है और गैस भी। तो देखिए यहाँ पर द्रव और गैस कौन कौन है, गैस है, ठोस है, गैस ठोस है। तो देखिए गैस का द्रव में परिक्षेपण,
यहाँ ऑप्शन सही हो गया। तो कुहासा में क्या होता है, गैस जो है द्रव में मिला रहता है, इसीलिए कुहासा से क्या होता है, शरीर भीगता है और वो हवा में उड़ते रहता है, तो इसका मतलब उसमें गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी समझ गए होंगे आप लोग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो गया। 41 में चलते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत धारा, करेंट बोलिए, के क्षेत्र से कोलाइड कण का गमन, गमन मतलब चलना, गमन मतलब छोटू चलना, कौन कण, कोलाइड का कण चल रहा है, तो उस गमन को, कोलाइड के कण का गमन क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं वैद्युत कण संचलन। देखिए नाम से पता चला, वैद्युत कण और कण और गमन करना मतलब चलना मतलब संचलन। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 42 दूध है, मतलब दूध क्या है, कैसा है, तो क्या बोले थे कि जल में वसा मिला हुआ रहता है, तो जल में परिक्षेपित वसा। दूध कैसे बनता है, जल में वसा, वसा मतलब तैलीय पदार्थ, जो छाली बनता है वो तैलीय पदार्थ वसा है। तो आंसर ए हो गया, आंसर क्या हो गया, ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 43 समझिए। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, ये भी देख लीजिए। लायोफिलिक मतलब द्रव स्नेही, ध्यान से समझो छोटो। लायोफिलिक अंग्रेजी वर्ड है, उसी का हिंदी होता है द्रव स्नेही नहीं है। देखिए गोंद द्रव स्नेही होता है, दूध भी होता है, कुहासा यहाँ पर द्रव स्नेही नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, कुहासा। कुहासा जो है द्रव स्नेही कोलाइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, कोलाइड कणों का आकार किसके बराबर होता है, किसके बीच, तो ये तो याद करना आप लोग को, इसमें कंसेप्ट नहीं है। कोलाइड कण का आकार क्या होता है, 10⁻⁻5 से 10⁻�7, तो आंसर नंबर सी, इसको याद कर लेना, इसमें कोई कंसेप्ट समझाने की वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्या, 45, स्टार्च के जल अपघटन। स्टार्च को जल में डालते हैं तो वो टूट जाता है, स्टार्च को जल में डालते हैं तो टूट जाता है, तो उसको जल अपघटन बोलेंगे। जल के द्वारा टूट रहा है तो जल अपघटन। अब किस एंजाइम के द्वारा होता है, स्टार्च जो है जल में टूटता है तो उसमें कौन सा एंजाइम कार्य करता है, जैसे दूध जो है दही में बनता है तो कौन सा एंजाइम, तो लैक्टोबैसिलस कार्य करता है। यहाँ पर कौन सा एंजाइम, तो डाइएस्टेज, याद रखिएगा कौन सा, डाइएस्टेज। स्टार्च का जो जल अपघटन होता है तो उसमें कौन सा कार्य करता है, कौन सा एंजाइम, तो डाइएस्टेज। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्या, 46 हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आपको लास्ट हो रहा है, मात्र 2 प्रश्न और बचा हुआ है। चलिए तो देख लीजिए क्या है, 46 क्या कहता है, रासायनिक अधिशोषण की दर, रासायनिक अधिशोषण की जो दर होता है वो क्या निर्भर करता है, तो रासायनिक क्या होता है, दाब बढ़ने से, दाब को अगर जो बढ़ाते हैं तो रासायनिक अधिशोषण भी क्या होता है, बढ़ता है। तो रासायनिक अधिशोषण का एक काम क्या है, उसका मेन विशेषता क्या है कि दाब बढ़ाने पर अधिशोषण भी क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट प्रश्न है, बहुत आसान, निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम है, तो हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है K2SO4, K2SO4। आप लोग तो हम लोग देखे क्या, एक्सरसाइज 5 सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन से संबंधित प्रश्न, जिसमें 47 प्रश्न थे, सभी को लॉजिक के साथ समझाया गया। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए अंत में आप लोग अपना अपना नाम लिखकर किस गांव से हैं, किस जिला से हैं, आप लोग कमेंट कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए,
नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।